हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू क्रैक एलटी ग्रेड मेंस 2026 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और इस वीडियो में एक प्रिपरेशन का की स्ट्रेटजी, किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। और ये वीडियो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड होने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में मैं हर उस यूनिट वाइज लिटरेचर के जितने भी यूनिट हैं, चाहे वो प्रोज एंड फिक्शन हो, ड्रामा है, पोइट्री है, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट है, इन सारे यूनिट्स वाइज चीज़ों के, उसके नेचर को, उसके फीचर्स को, कैसे आप एक कॉम्पैक्ट आंसर, एक बहुत ही सॉलिड आंसर तैयार कर सकते हैं विद इन 200 वर्ड्स, और मैक्सिमम लिमिट जो आपकी दी गई है 200 वर्ड्स और 125 वर्ड्स की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट करके बताया है कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे। जैसे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, पहले तो हमें ये देखना है कि इस तरह के जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। इससे प्रीवियस ईयर के जो भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उससे देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। दूसरा है हाउ टू राइट अ 200 वर्ड आंसर कॉन्फिडेंटली। अब यहाँ पे टाइम वर्ड लिमिट की बात हो रही है, तो इसको भी ध्यान रख के चलना है कि 200 वर्ड से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास टाइम लिमिट है और आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रैटेजी का एक अहम पार्ट होता है कि वर्ड लिमिट को भी ध्यान में देखना है। एंड हाउ टू प्रिपेयर ईच यूनिट। अब चौथा पॉइंट मैंने बताया है कि क्लैरिटी एंड एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हमें क्या किस चीज़ की तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। एक्सप्रेशन जो है कैसा होना चाहिए। और पांचवा है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसको मानता हूँ। जब आपको पता है रिटन एग्जाम है, तो हमें हर क्वेश्चन को ये मान के चलना है कि हो सकता है यही पूछ ले, और उस क्वेश्चन के आंसर को हमें वैसे ही प्रिपेयर करना है, लिखना है जैसे कि हम एग्जाम में बैठे हों। तो ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और अपने घर पे जो लिखते हैं उसको यही सोच के लिखिए कि वो आप एग्जाम में लिख रहे हैं। तो ये आगे बढ़ने से पहले कुछ जो मैंने कहा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा होगा, तो यूपी एलटी ग्रेड का जो पैटर्न होगा वो कैसा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एलटी ग्रेड मेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल मैंडेटरी क्वेश्चंस, यानी सारे क्वेश्चन मैंडेटरी होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन आपको जैसे अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं कि 7 क्वेश्चंस पूछा पूछा जाता है और आपको करने होते हैं 5। तो ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, सारे क्वेश्चन करने हैं। एंड विल डिवाइड इनटू 2 सेक्शन, तो 2 सेक्शन की बात हो रही है, 2 सेक्शन में हमारा क्वेश्चन डिवाइड होगा। सेक्शन 1 में क्या है, ए में, दिस सेक्शन विल कंटेन 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ये भी ध्यान रखना है कि पहला सेक्शन अगर आप देखते हैं तो 10 क्वेश्चन शॉर्ट के पूछे जाएंगे। ईच विल बी आंसर्ड विद इन 125 वर्ड्स, यानी कि आपकी लिमिट है 125 वर्ड्स की। ईच क्वेश्चन विल कैरी 8 मार्क्स मेकिंग अ टोटल ऑफ 80 मार्क्स। तो ये ध्यान देना है, एक तो 10 क्वेश्चन शॉर्ट्स के होंगे, 125 वर्ड्स आपकी लिमिट है, 8 नंबर के हर क्वेश्चन, तो इस तरह से 80 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो ये सेक्शन 1 ए की बात हो गई। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी विल ऑल्सो कंटेन 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, 10 लॉन्ग आंसर की, यहाँ पे लॉन्ग की बात हो रही है। ईच विल बी आंसर्ड विद इन 200 वर्ड्स। अब आपके लिमिट जो बढ़ जा रही है वो ये है कि 200 वर्ड आपको जिसमें लिखने हैं। एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स। तो मार्क्स कितने होंगे, 12, और इससे टोटल आपके मार्क्स हो जा रहे हैं 120। तो 120 प्लस 80 इक्वल टू 200 मार्क्स का आपका दोनों फॉर्मेट है, दोनों सेक्शन है। अब इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं कैसे है। पहले है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चन, 10 शॉर्ट 10 लॉन्ग। टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे, 280 प्लस 120, और टाइम ड्यूरेशन आपका है 3 घंटे का। तो ये आपकी आपकी जो स्ट्रेटेजी से पहले जो आपका पैटर्न है क्वेश्चन का, वो जानना जरूरी है। आगे देखते हैं क्या है। अब इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। 200 वर्ड लिमिट जो आपको
मिलेगी क्वेश्चन में, एग्जाम्स में, वो उसको स्ट्रैटेजी को उसको ध्यान में रखते हुए ही हम इस सारे पैटर्न को देखेंगे। तो पहला ही है जो हमारा पहला यूनिट है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स। अब इसमें क्या क्या है, और बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो दिस पार्ट इंक्लूड्स, अब ये पार्ट जो है आपका क्या क्या इंक्लूड करता है। तो लिटरेरी फॉर्म्स लाइक सोनेट, अगर आप फॉर्म्स की बात करते हैं, लिटरेरी फॉर्म्स की बात करते हैं, तो सोनेट है, ओड है, एपिक है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, तो इस तरह एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फॉर्म्स में है। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया है कि ये आपके फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो लिटरेरी मूवमेंट्स में क्या क्या है, रेनेसांस है, रेनेसा है, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, मेटाफिजिकल पोइट्री। रेनेसांस की बात जैसे ही आती है तो दिमाग में जो एक मेंटल जो इमेज बनती है वो एलिजाबेथ फर्स्ट, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, पोएम्स में देख लेते हैं तो स्पेंसर हैं, सिडनी हैं। रोमांटिसिज्म की जैसे ही बात आती है, एक ऐसा मूवमेंट जो काफ़ी अलग था क्लासिकल एज से या क्लासिकल मूवमेंट से, तो वर्ड्सवर्थ की बात दिमाग में आती है, कॉलरिज हैं, कीट्स हैं, शेली हैं, तो ये सारे लोग हैं। मॉडर्निज्म की जैसे ही बात आती है एज अ मूवमेंट, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। पोइट्री में डब्ल्यू बी ईट्स, टी एस एलियट, नॉवल में वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस एंड डी एच लॉरेंस की बात आती है, ई एम फॉस्टर हैं। और मेटाफिजिकल पोइट्री की एज अ मूवमेंट की बात आएगी तो हमारे दिमाग में जो पहला नाम आएगा वो है जॉन डन, और इसका डेफिनेशन भी हम जानते हैं, मेटा प्लस फिजिकल, तो इस तरह की चीजें जो है हमारे दिमाग में जैसे ही फॉर्म्स और मूवमेंट की बात आए तो एक मेंटल इमेज बन जानी चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह की होनी चाहिए कि हम तैयार रहें कि क्वेश्चन आया और उससे रिलेटेड कुछ चीजें हमारे दिमाग में आएंगी जिससे हमारी पेन अपने आप चलने लगेगी। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के ही चलना है और तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। वॉट एग्जामिनर्स यूजुअली आस्क, अब ये ध्यान देना है कि हमें एक साइकोलॉजी को भी देखना है कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी कैसी हो सकती है रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो ज्यादा करके क्या पूछा जा सकता है, अगर आप फॉर्म्स एंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर्म्स एंड मूवमेंट की अगर बात हो रही है तो क्या है, डिफाइन अ फॉर्म और अ मूवमेंट। अब डेफिनेशन है, डिफाइन करना मतलब उसका डेफिनेशन देना है। अब मेटाफिजिकल की बात होगी तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेटाफिजिकल क्या है, व्हाट इज अ मेटाफिजिकल पोइट्री। और अगर सोनेट की बात होगी तो बाय डेफिनेशन आप सोनेट को कैसे करेंगे कि 14 लाइंस की जो पोएम होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सोनेट्स कहलाती हैं। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। और एक्सप्लेन फीचर्स, अब अगर फीचर्स की बात होगी तो जाहिर सी बात है अगर आप फीचर्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फॉर्म्स की बात करें तो सोनेट है, सोनेट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, सोनेट्स के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले तो 14 लाइन की बात आप कर लेते हैं, प्लस आपके फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा कि बाय डेफिनेशन आपने बता दिया। अब उसमें शुरुआत कैसे हो सकती है या उसके कितने डिवीजन में है, जैसे ऑक्टेव एंड सेस्टेट की बात हो रही है तो ऑक्टेव, सोनेट में क्या है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सॉरी सेस्टेट की बात हो रही है। ऑक्टेव कितने लाइन का है, 8 लाइंस, सेस्टेट कितने का है, 6 लाइन, इक्वल टू 14 लाइंस, तो ये आपका 14 लाइन की बात हो रही है। अब ये है कि ऑक्टेव के फीचर्स क्या क्या हैं। ऑक्टेव में जब आप देखते हैं तो आपके फीचर्स क्या हैं, यानी उसकी अपनी क्वालिटी या नेचर क्या है। तो ऑक्टेव में अक्सर पोएट क्या करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं, क्या है, क्वेश्चन है उनका, वो एक सवाल उनके दिमाग में आता है, तरह तरह के सवाल हैं। और सेस्टेट क्या है, सेस्टेट एक्चुअली उसका आंसर है, यानी जो क्वेश्चन आपने पूछा है, पोएट ने पूछा है, उसका एक आंसर है। तो ऑक्टेव का नेचर ये है और सेस्टेट का नेचर ये है, यानी फीचर्स की बात हो रही है। अब इसमें एक तो शॉर्ट पोएम्स हैं, आप उसमें फीचर्स जैसे ही बात कर लेते हैं, इसके बाद फिर बात आती है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल्स में अगर आप सोनेट को एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो कौन कौन से सोनेट हैं लिटरेचर में जो काफ़ी फेमस हैं, एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे पोएट ने अच्छे अच्छे सोनेट्स भी लिखे हैं, वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखा है, एंड जॉन मिल्टन ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो भरा पड़ा है, 154 आपके जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के, वो काफ़ी फेमस 154 सोनेट्स का एक कलेक्शन है उनका।
तो ये जो है एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हैं। एंड सम रिलेटेड टू एन ऑथर एंड टेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड ऑथर और टेक्स्ट से भी क्वेश्चंस हैं जो कि फॉर्म्स एंड मूवमेंट में पूछे जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अगर आप 200 वर्ड का एक आंसर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या होगा। तो पहले चीज है कि फ्रेम कैसा होना चाहिए, यानी कि आपको 200 वर्ड्स का जो फ्रेम होगा वो क्या है। पहली चीज क्या है, एक इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा। एक चीज डियर एस्पिरेंट्स, आप एक चीज दिमाग में बैठा कर चलिए और ये मान के चलिए कि आंसर लिखना इज लाइक एन आर्ट। आपको जो है स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है आर्ट के थ्रू, केवल पढ़ना ही नहीं है। अब आप ये समझिए कि आपको 200 वर्ड का आंसर फ्रेम करना है, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, तीसरी और चौथी। चूंकि आपके पास वर्ड लिमिट बहुत कम है, 200 वर्ड्स में आप चीजों को बताना भी है, क्योंकि टाइम का ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना है। तो आप हर आंसर में एक इंट्रो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। जैसे अगर आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। पहले सर है, फिर गर्दन है, फिर उसके बाद चेस्ट है, देन मकान बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, अपनी एक उसकी खूबसूरती है। तो आंसर भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा और आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, आपने एग्जाम्पल से शुरू कर दिए, आपने बीच का कुछ रखा ही नहीं पॉइंट जो बॉडी ऑफ द आंसर होगा। तो इंट्रो जो है आपका 40 टू 50 वर्ड्स का होना चाहिए, जो अप्रॉक्स एक लिमिट लेके चलना है, जिसमें आप क्या करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ फॉर्म्स एंड मूवमेंट, अब इसको आप डिफाइन करेंगे फॉर्म्स एंड मूवमेंट को। ठीक है। टाइम पीरियड जो है इफ मूवमेंट है, तो टाइम पीरियड को भी ध्यान देना है कि किस मूवमेंट। अब जैसे मूवमेंट की बात होती है तो आप मॉडर्निज्म को एक मूवमेंट के तौर पे देखिए। मॉडर्निज्म को आप अगर मूवमेंट के तौर पे देखते हैं तो टाइम पीरियड क्या है, 1900 से शुरुआत हो जाती है और ये चलता है 45 तक, और इसके बाद पोस्ट मॉडर्न की बात आ जाती है। तो पोस्ट मॉडर्न जो है उसके 1945 के बाद आता है, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद शुरू होता है। तो आप अब फीचर की बात कर लेंगे। फीचर्स जैसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया, तो फीचर्स में क्या है, तो 60 टू 70 वर्ड्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें 3 से 4 की वर्ड्स आप डाल सकते हैं, यानी 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं कि ऑक्टेव सेस्टेट क्या है, उसमें क्वेश्चनिंग होती है, उसमें आंसर देते हैं, और इस तरह ओड, उसमें कैसे किस तरह के ओड के क्या फीचर्स हैं। तो ये आपको 3 से 4 यानी आपको 60 से 70 वर्ड्स में इसको आपको कंक्लूड करना है। तीसरा जो एग्जांपल्स के थ्रू आप चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं अपने आंसर में, एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 50 से 60 वर्ड्स का एक लिमिटेशन मिल जाएगा। मेजर राइटर्स प्लस टेक्स्ट की बात हो रही है। अगर आपको रोमांटिसिज्म, मैं बार बार रोमांटिसिज्म को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि रोमांटिसिज्म एज ए मूवमेंट आता है, तो मेजर राइटर क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, प्लस आपके कीट्स हैं, शेली हैं, एंड कॉलरिज हैं। तो ये आपके क्या हो गए, मेजर राइटर्स हो गए हैं जो कि मूवमेंट को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली तो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, बट इनको भी आप इंक्लूड करते हैं मेजर राइटर्स में। और टेक्स्ट की बात होगी तो रोमांटिसिज्म में जितने भी टेक्स्ट हैं जो पर्टिकुलर, खास करके लिरिकल बैलेट्स की बात हो रही है, तो लिरिकल बैलेट्स जो है पब्लिश होता है 1798 में, और यहीं से रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है। चौथा पॉइंट क्या है, कॉन्क्लूजन का। अब कॉन्क्लूजन की बात जैसे ही आती है, आपको 20 से 30 वर्ड्स का एक लिमिटेशन रख के चलना है, कॉन्क्लूड करना है अपने आंसर को। तो इसमें क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट। अगर रोमांटिसिज्म का इंपॉर्टेंस बताना है तो रोमांटिसिज्म का इम्पैक्ट या इंपॉर्टेंस लिटरेचर पे क्या पड़ा, एज ए लिटरेरी मूवमेंट उसका इम्पैक्ट लिटरेचर पे क्या पड़ा, क्या लिखा गया, क्या अच्छा लिखा गया, कैसे चीजें, क्रिटिक्स के व्यूज क्या थे। या फिर कंक्लूजन में आप कोटेशंस को भी दे सकते हैं, कोट कर सकते हैं, तो ये आपके आंसर को बहुत अच्छा बनाता है। और क्रिटिक्स व्यू ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है क्रिटिकल व्यूज जो है बहुत ही जरूरी होते हैं अगर आप अपने कंक्लूजन में इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहला जो है इंट्रो है, दूसरा है फीचर्स, तीसरा है एग्जाम्पल्स, एंड चौथा है कंक्लूजन। और ये चारों पॉइंट्स को रखते हुए आप 200 वर्ड्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो एग्जाम्पल यू कैन मेंशन, जैसे मैंने इसमें बताया है
कि आप क्या मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है कि राइट अ नोट ऑन रोमांटिसिज्म। अगर आपको क्या करना है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया कि राइट अ नोट ऑन रोमांटिसिज्म, तो आपको एक स्ट्रक्चर क्या तैयार करना है जो मैंने इसमें बताया है कि ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर ही आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो पहला आप रोमांटिसिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, फिर रोमांटिसिज्म के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, तो इमोशंस की बात होती है, यानी रोमांटिसिज्म का जो फीचर्स है उसमें पहला जो पॉइंट है इमोशन, दूसरा नेचर। तो नेचर की बात होगी क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने नेचर की बात की है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इमेजिनेशन की बात होगी तो कॉलरिज ने बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स जिसमें इमेजिनेशन का अच्छे से यूज किया है, जैसे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की में उन्होंने दिखाया है। तो इमोशंस हो गए, नेचर है, इमेजिनेशन है, ये आपके फीचर्स हैं। अब मेजर राइटर की बात होगी तो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली एंड कॉलरिज भी इसमें इंक्लूड हैं। तो ये आप